सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लैनेट रिव्यूज़। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं लास्ट ऑफ अस एपिसोड 2 सीजन 1। सो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमें स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है जकार्ता इंडोनेशिया से। टाइमलाइन हमें दिखाई जाती है सितंबर 24, 2003। स्टार्टिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ पुलिस वाले और उसमें आर्मी आर्मी वाले भी इंक्लूड होते हैं। सो वो एक साइंटिस्ट को खोजते खोजते एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। सो रेस्टोरेंट की जो ऑनर होती है वो उस साइंटिस्ट की तरफ इशारा करती है एंड हम देख पाते हैं कि एक साइंटिस्ट वहाँ पे अपना लंच कर रही होती। पुलिस वाले उसे लेके अपनी रिसर्च फैसिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। साइंटिस्ट को उस टाइम कुछ बताया नहीं जाता, सो इस वजह से वो थोड़ी नाराज़ भी होती है। साइंटिस्ट को सीधे लैब में लेके जाया जाता है एंड वहाँ उसे एक माइक्रोस्कोप के सामने बैठने को बोला जाता है। सो एपिसोड 1 की वीडियो में मैंने उस फंगस का नाम नहीं बताया था आपको। उस फंगस को इस सीरीज में कॉर्डिसेप्स का नाम दिया गया है, जो एक्चुअल में वो फंगस इस धरती पे अवेलेबल है, बट वो 60 डिग्री से अबव टेम्परेचर्स पे एग्जिस्ट नहीं कर पाते, आई मीन जिंदा नहीं रह पाते। सो हम अभी से उसे फंगस ही बोलेंगे। कॉर्डिसेप्स थोड़ा नाम लंबा हो जाएगा इन कन्फ्यूजिंग पे। सो उस माइक्रोस्कोप पे जब वो बैठती है तो वो देखती है कि वो कॉर्डिसेप्स का ही एक सेल होता है। एंड तो वो उस पुलिस वाले से मुड़ के पूछती है कि आखिर ये कॉर्डिसेप्स को मुझे क्यों दिखा रहे हो और इसको चारकोल के अंदर कैसे, मतलब चारकोल के साथ, आई मीन तुमने चारकोल का यूज़ क्यों किया है सैंपल्स को प्रिपेयर करने में। सो पुलिस वाला बताता है कि ये सैंपल जो है ये एक ह्यूमन बॉडी से लिया गया है, सो इसलिए हमने इसे चारकोल में प्रिपेयर किया था। सो थोड़ा सा वो चौंक जाती है। फिर वो उस पुलिस वाले से मुड़ के बोलती है कि कॉर्डिसेप्स इंसानी बॉडी में सरवाइव नहीं कर सकते। सो दोनों ही आई मीन वो बहुत ज़्यादा चौकी होती है। सो वो उसे फिर एक लैब के अंदर ले जाते हैं जहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी रखी हो। उस ह्यूमन बॉडी के लेग पे एक बाइट मार्क होता है। सो यहाँ व्यूवर्स देखते हैं कि वो जो डॉक्टर होती है वो फर्दर उस जो ह्यूमन बॉडी होता है उस पर चीड़-फाड़ शुरू करती है। सो उसे लगता है कि उसके उस ह्यूमन बॉडी के मुंह के अंदर कुछ है, आई मीन वो जो इंसान की बॉडी होती है। सो वो आई मीन चिमटे से उसको निकालती है एंड वो देख के बिल्कुल घबरा जाती है कि वो फंगस जो है वो अभी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर सरवाइव कर रहा था। वो देख के वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो लैब छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो डॉक्टर और वो पुलिस वाले बात कर रहे होते हैं। तो वो डॉक्टर उससे पूछता है कि अब हम क्या करें। सो वो जो साइंटिस्ट होती है वो पुलिस वाले से बोलती है कि ये आपको कहाँ मिली है। सो उन्होंने बताया कि ये किसी मिल में वर्क करते हैं एंड इसने 3 लोगों को बाइट किया था। सो बाकी के दोनों को भी हमने पकड़ के क्वारंटाइन किया हुआ है। सो व्हाट शुड वी डू अबाउट इट। आई मीन तुम्हारे आपके पास अगर कोई वैक्सीन हो तो हमें बताइए या दीजिए। डॉक्टर बहुत सीरियस होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। वो बहुत ही सीरियस तरीके से उस पुलिस वाले से बोलती है कि इसका कोई वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है और ना ही बनाया जा सकता है। वो पुलिस वाला भी चौंक जाता है। सो बोलता है कि इस सिचुएशन में फिर हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर। सो वो बोलती है कि बॉम्ब द सिटी, आई मीन इस पूरी सिटी को बॉम्ब से उड़ा दो एंड मुझे आप मेरे घर छोड़ दो। मैं अपना ये टाइम अपने फैमिली के साथ गुजारना चाहती हूँ। और वो रोने लगती है। ये सीन लिटरली बहुत ज़्यादा डरावना होता है। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एली ज़मीन पे सो रही होती है और टेस और जोल जो होते हैं वो दोनों बैठ के उसे घूर रहे होते हैं। उन्हें डर होता है कि ये कभी भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है क्योंकि उसे पहले ज़ॉम्बीज़ काट चुके हैं। एली जैसे ही उठती है उससे हज़ारों क्वेश्चंस पूछने लगते हैं वो कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर तुम इतने इम्पोर्टेंट क्यों हो एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। और वो भी उसका कुछ जवाब नहीं दे पाती। उसे बस इतना ही पता होता है कि जॉम्बीज़ ने उसे काटा और वो जॉम्बीज़ में कन्वर्ट नहीं हुई। सो वो बस उन्हें इतना ही बता पाती है जिस आंसर से वो सेटिस्फाई नहीं होते। फिर भी वो उसे आगे ले जाने की बात बोलते हैं। उसके बाद एली उठ के वॉशरूम चली जाती है एंड टेस और जोल इसी के रिगार्डिंग बात करने लगते हैं कि उन्हें आखिर क्या करना चाहिए।
सो वो फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि वो उसे अपने साथ लेके आगे तक जाएंगे। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो लड़की क्या है, कैसे सरवाइव कर रही है, उन्हें बस अपनी बैटरी से मतलब है जो उन्हें चाहिए। उसके बाद एली जोल से बोलती है कि मुझे भी एक गन चाहिए, बट वो उन्हें मना कर देता है। एली को मना कर देता है कि आपको तुम्हें गन नहीं मिलेगी। फिर वो वहाँ से निकल के आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। सो पहले वो डिसाइड करते हैं कि पहले दो तरह के रास्ते होते हैं आगे बढ़ने के लिए, एक शॉर्ट वे होता है, एक लॉन्ग वे होता है। सो पहले वो डिसाइड करते हैं कि शॉर्ट वे आई थिंक ख़तरनाक हो सकता है, तो पहले लॉन्ग वे देख लेते हैं कि वो सेफ़ है या नहीं। उसके अगर वो सेफ़ नहीं होता फिर हम लॉन्ग वे यूज़ करेंगे। सो वो उस लॉन्ग वे को चेक करने के लिए एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। चढ़ते चढ़ते जब वो फाइनली ऊपर पहुँचते हैं, सो देखते हैं कि आगे रास्ता ब्लॉक होता है। उस पूरी बिल्डिंग के नीचे पानी भरा होता है। सो एली पहले मना करती है कि उसे स्विमिंग नहीं आती, बट वो पानी इतना ज़्यादा होता नहीं है। सो धीरे धीरे आगे बढ़ना होती है, तब तक वो डर जाती है क्योंकि पानी के अंदर एक लाश पड़ी हुई थी। उसे देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। जॉल उसे फिर पिक करता है और उसे आगे बढ़ने को बोलता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो फिर बिल्डिंग के टॉप पे पहुंच जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि आगे वो पूरी दीवार जो है गिरी होती है और रास्ता ब्लॉक होता है। तो टेस बोलती है जॉल को कि आप तुम और एली यहीं पे रुको, हम ऊपर जाके देखते हैं कि रास्ता रास्ता ऊपर जाने का कोई है या नहीं है। सो टेस ऊपर जाती है। फिर थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन जोल और एली के बीच होती है, बट जोल उसे मना कर देता है कि मेरे बारे में कोई भी क्वेश्चंस मत करो। फिर टेस जैसे तैसे ऊपर जाती है और ऊपर जाके वो गेट को ओपन कर देती है। एक रूम के गेट को ओपन कर देती है और वहाँ से फिर वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगती। ऊपर टॉप पे पहुँच के वो बाहर की तरफ जब देखते हैं तो वहाँ उन्हें दिखता है, जिस रास्ते से उन्हें जाना होता है वहाँ हजारों zombies लेटे हुए होते हैं, गिरे पड़े होते हैं। क्योंकि उन्हें कोई शिकार नहीं मिल रहा होता तो जनरली वो ज़मीन पे गिरे ही रहते हैं। उनमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, हल्का फुल्का वो मूव करते हैं। सो वो देख एली और जोल दोनों ही उस रास्ते से जाने से मना कर देते हैं। टेस भी एग्री करती है कि उन्हें शॉर्ट वे लेना पड़ेगा। सो जो शॉर्ट वे होता है वो म्यूजियम के अंदर से जा रहा होता है। सो वो वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। यहाँ आने के बाद व्यूअर्स को ये पता चलता है कि कुछ जॉम्बीज जो होते हैं वो इन्फेक्ट होने के 2 या 3 महीने के अंदर ही वो मर जाते हैं। वो फर्दर लेवल्स पे कन्वर्ट नहीं हो पाते, वो मर जाते हैं। तो हम देखते हैं कि वो पूरी बिल्डिंग ही ऐसे ज़ॉम्बीज से भरी पड़ी थी जो आई थिंक 2 या 3 महीने के अंदर वो मर चुके थे। फंगस ने मतलब टोटली कन्वर्ट कर दिया था, फंगस पैरासाइट ने। सो वो डिसाइड करते हैं म्यूजियम के अंदर जाने को। जोल जो होता है एली को बोलता है कि तुम्हें बहुत धीरे धीरे साइलेंटली चलना होगा। वो दोनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं तब तक एली को एक लाश दिखाई देती है जो आई थिंक किसी जॉम्बी पैरासाइट ने अभी जस्ट ही उसे मारा था। एंड वो मरा नहीं था अभी, उस पर कोई बाइट मार्क भी नहीं था। सो वो भी देख के चौंक जाते हैं कि इसे ऐसे किसने मारा। उन्हें समझ में आ जाता है कि बिल्डिंग के अंदर कोई और भी है। सो वो धीरे धीरे साइलेंटली आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ऊपर के फ्लोर पे जाने के बाद फाइनली उन्हें एक जॉम्बी दिखता है। सो वो जॉम्बी, उसकी आंखों पे पूरी फंगी जमी होती है। सो वो बेसिकली वो देख नहीं सकता बट वो सुन सब कुछ सकता है। सो जोल भी आई थिंक जोल को इन जॉम्बी से रिलेटेड काफ़ी जानकारी होती है। हमें ये कम्प्लीटली अभी दिखाया नहीं गया कि उसे क्या क्या पता है, बट उसे काफ़ी ज़्यादा जानकारी होती है। तो वो एली को बोलता है कि वो बस देख सकते, वो देख नहीं सकते, बस सुन सकते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे बिना आवाज़ किए छिप छिप के भागते रहते हैं, बट फिर भी जॉम्बीज़ को पता लग जाता है उस जॉम्बी को। वहाँ पे 2 जॉम्बीज़ होते हैं। सो लिटरली एक जॉम्बी उसमें से जॉल पे अटैक करता है एंड एक टेस पे अटैक करता है। दोनों गोलियां चलाते हैं बट उस जॉम्बी को कुछ होता नहीं है, बॉडी पे गोलियों का असर उनका कुछ होता नहीं है। सो वो दोनों इधर उधर भागना शुरू करते हैं। सो एली जो होती है वो जोल के साथ होती है एंड टेस उनसे अलग हो गई होती है। सो वो टेबल के पीछे छुपे होते हैं। तब तक जोल का जो पैर है वो एक शीशे पे पड़ता है एंड उससे जो आवाज़ होती है सो जॉम्बी उन पे अटैक कर देता है। एंड बहुत स्ट्रगल के बाद फाइनली जोल उस जॉम्बी को मार देता है। सर पे गोली मार देता है एंड वो जॉम्बी वहीं पे ढेर हो जाता है। इन सच में गाइस ये जॉम्बीज देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। सो आई कांट एक्सप्लेन द फीलिंग व्हेन आई सी देम।
वो दोनों जैसे ही उसे मारते हैं तब तक दूसरा जो जॉम्बी होता है वो भी उन पे अटैक करता है। तब तक टेस जो होती है पीछे से कुल्हाड़ी लेकर उस पर अटैक कर देती है, उसके सर पे कुल्हाड़ी से मारती है, कुल्हाड़ी उसके सर में ही अटक जाती है। उसके बाद जो जॉल होता है वो फाइनली अपने M16 गन से उसे 2-3 गोलियां मार के वहीं पे ख़त्म कर देता है। उसके बाद सब अपनी अपनी बॉडी चेक करने लगते हैं कि किसी को जॉम्बी ने काटा तो नहीं है। तब तक जो एली होती है वो अपने हाथों को देखती है और उस पर एक जॉम्बी ने उसे काट लिया था। सो फाइनली सब ये देख के खुश हो जाते हैं कि और किसी को कुछ नहीं हुआ, बस एली को ही काटा है और जिस पे उन जॉम्बीज़ के काटने का कोई असर नहीं होता। फाइनली वो उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं एंड जो टेस होती है उसके पैर पैर मुड़ गए होते हैं, आई मीन उसमें मोच आ गई होती है। सो उसमें पट्टी वगैरह बांधते हैं और धीरे धीरे फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। फाइनली वो उस लोकेशन पे पहुंचते हैं जहाँ पे पहुंचने के लिए रेजिस्टेंस के लीडर ने उन्हें बताया था कि वहाँ पे एक ट्रक इनका वेट कर रहा होगा और वहाँ से फिर वो आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। सो वो वहाँ पे पहुँचते हैं। सो वहाँ पे कोई उन्हें दिखता नहीं है, आई मीन जोल को कोई वहाँ दिखता नहीं है। तो जोल वहाँ पे अपनी गन लेके वहाँ चेक करने जाता है। सो वो देखता है कि ट्रक के अंदर कोई नहीं होता, बट ट्रक के बाहर एक जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो मरा हुआ होता है। तब तक एली और टेस भी उसके साथ आ जाते हैं एंड तब तक एली की नज़र जो ब्लड ट्रेल्स पे पड़ती है, आई मीन वो ब्लड की बूंदें जो सीढ़ियों की तरफ जा रही होती है, तो बोलती है कि कोई अंदर की तरफ गया है। सो धीरे धीरे दोनों गन लेके अंदर की तरफ जाते हैं और टेस बहुत अजीब सा बिहेव कर रही होती है, बहुत गुस्से में होती है। दोनों अंदर की तरफ देखते हैं, अंदर की तरफ जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ जितने भी लोग थे सारे मरे पड़े हैं। अब वो बोलते हैं कि इसे आखिर किसने मारा है, आर्मी ने मारा है या किसने मारा है। सो बट जोल जो होता है वो देख के समझ जाता है एक डेड बॉडी को कि इसमें से इन सब में से एक कोई इन्फेक्टेड था और उसको मारने के चक्कर में सारे मारे गए। सो टेस भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। जोल भी, उसे अपनी बैटरी की बहुत ज़्यादा फिक्र थी कि अब बैटरी मिलने में उसे और देर होगी। अब उन्हें समझ नहीं आता कि यहाँ से आगे आखिर उन्हें जाना कहाँ है, क्योंकि वहाँ से आगे का प्लान उन्हें बताया नहीं गया था। आई मीन रेजिस्टेंस की जो टीम लीडर होती है, फायरफ्लाई नाम होता है उस रेजिस्टेंस का, उसकी टीम लीडर ने उन्हें कुछ बताया नहीं होता कि उससे आगे उन्हें करना क्या है। सो टेस्ट जो होती है फाइनली वो सबकी बॉडी चेक करने लगती है, उसमें से कोई मैप ढूंढने लगती है। उसके बाद जोल बोलता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, हमें वापस जाना होगा। बट टेस्ट गुस्से में बोलती है कि हम वापस नहीं जा सकते, मैं वापस नहीं जा सकती, मुझे यहीं पे रुकना होगा। ऐसा बोलते ही एली समझ जाती है कि जो टेस है वो इन्फेक्ट हो चुकी है। जॉल को कुछ समझ नहीं आता, तो फिर एली उससे बोलती है कि सी इज इन्फेक्टेड। सो जोल भी एकदम चौंक जाता है क्योंकि टेस ही ऐसी थी, अब सिंगल उसकी लाइफ में वही बची हुई थी जिससे उसे लगाव था। वो उसे बाइट मार्क दिखाने को बोलता है। सो टेस जो होती है फाइनली अपना बाइट मार्क दिखाती है। उसे गर्दन के पास जॉम्बी ने काट लिया था और वो इन्फेक्शन फैल रहा था धीरे धीरे, उसके हाथ वाथ कांपने शुरू हो चुके थे। जैसा कि हमें पहले ही देखा था हमने कि जो अगर गले के ऊपर इस फेस पे कोई वाइट मार्क हो तो वो इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। सो उसका इफ़ेक्ट टेस्ट के ऊपर दिखना शुरू हो चुका था ऑलरेडी। तब तक हम ये देखते हैं कि इतने सारे लोगों में से जो एक बंदा मरा हुआ था वो फाइनली वो जॉम्बी में कन्वर्ट होके एली पे अटैक करता है। एली वहाँ से भागती है, उसके बाद जो जोल होता है वो अपनी गन से उस जॉम्बी को मार देता है। गोली चलाने के तुरंत बाद ही हम उस जॉम्बी की हाथों को देखते हैं। वहाँ क्या होता है कि जो फंगीज जो होती है उसके हाथों को लपेटना शुरू कर देते हैं। सो हमें स्टार्टिंग में ये बताया गया था कि जो जॉम्बीज जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सो अगर एक जॉम्बी को भी कुछ पता लगता है तो बाकी जॉम्बियों को भी इन्फॉर्म कर सकता है। आई मीन वो फंगी पैरासाइट बाकी अपने होस्ट से भी कनेक्शन बना सकता है। सो यहाँ पे भी हमें वही देखने को मिलता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ के जितने भी जॉम्बीज वहाँ पे होते हैं, जो हमने लॉन्ग वे में देख रखा था कि बहुत सारे जॉम्बीज लेटे हुए होते हैं, उन सबको ये पता लग जाता है कि इस जॉम्बी के पास ह्यूमंस अवेलेबल, आई मीन ह्यूमंस हैं। सो सारे के सारे उस बिल्डिंग की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि टेस जो होती है वो जॉल को समझा रही होती है कि अब तुम्हें इस लड़की का ख्याल रखना होगा। वो उसका उसका जब हाथ देखते हैं तो उसका घाव भर चुका होता है। वो टेस की तरह इन्फेक्शन उसका फैल नहीं रहा होता, वो घाव वहीं पे ठीक हो गया होता है नॉर्मल खरोच की तरह। ये देख के दोनों ही बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। फिर टेस जो होती है जॉल से प्रॉमिस करने को बोलती है कि तुम इस लड़की को सही सलामत पहुंचाओगे। टेस उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि वो इस लड़की को लेके आगे बढ़े एंड ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। उसके बाद वो टेस जो होती है वो आसपास जो
तेल के बड़े ड्रम होते हैं उनको पलटने लगती है, जितने हैंड ग्रेनेड्स वगैरह होते हैं उनको ज़मीन पे फेंक देती है। सो जॉल पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। सो बोलती है कि मैं उन्हें तुम्हें फॉलो करने से रोकूंगी और तुम लोग यहाँ से जल्दी भागो। तब तक बाहर हलचल सुन के जॉल दरवाजे से बाहर देखता, वहाँ सारे zombies एक भागे हुए आ रहे थे। देख के वो घबरा जाता है। उसके बाद वो और एली वहाँ से भागने लगते हैं। वो समझ समझ जाते हैं कि इस टेस को बचाने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है। सो फाइनली वो वहाँ से भागते हैं एंड सारे zombies जो होते हैं वो बिल्डिंग में एंटर करते हैं। उनमें से एक zombie जो होता है वो टेस की तरफ बढ़ता है एंड बहुत ही डिस्गस्टिंग सीन था। सो वो जॉम्बी उसे किस करने लगता है टेस को एंड फाइनली टेस जो होती है वो लाइटर अपना जला के ज़मीन पे फेंकती है एंड फिर एक धमाके के साथ ये एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके आगे की स्टोरी हम एपिसोड 3 में जानेंगे। सो एक बोनस इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। यहाँ पे क्या है कि ये जो फंगी पैरासाइट है कार्डिसेप्स, ये एक्चुअली में ये फंगी मौजूद है एंड ये रियल है। एक तरह से ये बोला जा सकता है कि ये रियल है। ये जनरली अमेज़न के जंगलों में चींटियों के अंदर पाया जाता है। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है। सो वहाँ पे आप यूट्यूब पे जाके ये देख सकते हैं। सो जनरली उसमें ये दिखाया गया है कि जैसे ये फंगल पैरासाइट्स जो होते हैं ना, ये चींटी के अंदर आई मीन किसी चींटी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। सो इन्फेक्शन के बाद होता क्या है कि वो चींटी के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल कर लेते हैं एंड उसको उस चींटी को अपने घोंसले से बाहर वो ठीक उस घोंसले के ऊपर ले जाते हैं कंट्रोल करके। उसके बाद वो कंप्लीटली वो इन्फेक्ट करके, जैसा कि आपने सीरीज में भी देखा होगा कि वो कुछ ही देर के बाद मर जाते हैं। आई मीन वो टोटली फंगल में फंगी में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो फंगी पैरासाइट जो होते हैं ना स्पोर्स को रिलीज करते हैं उस घोंसले के ऊपर, जिसकी वजह से उन स्पोर्स की वजह से उस घोंसले में जितनी भी चींटियाँ होती हैं वो सारी इन्फेक्ट हो जाती हैं। फिर वो इन्फेक्शन ऐसे ही बढ़ता रहता है। सो ये सीरीज का जो मोटिवेशन था वहीं से उठाया गया था कि अगर ये सेम इन्फेक्शन इंसानों में फैलने लगे, आई मीन वो जो फंगल पैरासाइट है वो किसी तरह से म्यूटेट हो जाए कोरोना की तरह, जैसे कोरोना भी हमारे बीच पहले से अवेलेबल था। सो जैसे कोरोना म्यूटेट होके इंसानों को हार्म पहुंचाने लगा, मारने लगा, वैसे ही सेम अगर ये फंगल पैरासाइट म्यूटेट होके इंसानों के अंदर भी फैलने लगे तो फिर क्या होगा, क्या रिजल्ट हो सकता है इसका। सो ये सीरीज टोटली इस पे बेस्ड है। अगर आप चाहते हो तो इस पर मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दूंगा। सो आज के लिए इतना ही गाइज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही देखते रहिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लेनेट रिव्यूज़।